हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बेस्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसे हम किसी भी रिएक्शन के साथ में किस तरीके से वेरी करवाते हैं, किस तरीके से वो चेंज होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में। दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, मतलब अगर प्रेशर पे हम कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन में चेंज करके हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं तो फिर उनके रिलेशंस को कैसे देखते हैं, कैसे मेंशन करते हैं, उनके बारे में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कल वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन दिए थे, बच्चों ने उसके आंसर्स बहुत अच्छे से मेंशन किए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपने एफर्ट्स लगाते रहिए और साथ में ऐसे ही मन लगा के तैयारी कीजिए। और किसी का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो दोबारा से बताएंगे और दोबारा से समझाया जाएगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जिसको हमने कांस्टेंट को लिखा K से, ठीक है। अब वो दो तीन तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यदि हम उसको कंसंट्रेशन के टर्म में लेते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में कि भाई कोई भी रिएक्टेंट है वो कंसंट्रेशन दे रखी है उनकी, तो हम इसी को लिखते हैं Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मुझे कोई भी रिएक्शन दे रखी है और उसमें सारे गैसेस हैं, सारे के सारे गैसेस पार्टिकल्स हैं, तो हम उनको गैस को प्रेशर के टर्म में इंडिकेट करते हैं और प्रेशर के लिए हम लिखते हैं Kp। Kp भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरे पास ऐसा हो सकता है कि कोई भी गैस प्रेजेंट है तो उसके लिए अगर मोल फ्रैक्शंस दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन, तो हम उसके लिए मेंशन करते हैं Kx। ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में एक और तरीका भी हो सकता है, खाली मोल्स दे दे तो उसको हम Kn की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंशन करने के, कोई भी रिएक्शन में अलग अलग तरीके से हम उनको इंडिकेट करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ये कि जो Kp और Kc जो हमने लिखा है, Kp और Kc, एक्चुअल में यही दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, या हम ये कह सकते हैं इन्हीं को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानते हैं, इन्हीं को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानते हैं। इसके अलावा जो Kx और Kn है, Kx एंड Kn जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, इनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स नहीं कहते हैं। कमाल की बात हो गई। अगर यदि मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोल फ्रैक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोल्स हो गया, ये तो हम लिखते हैं। फिर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्यों नहीं? ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन सुन लेना। अब उसका रीजन सुन लेना, ये दोनों के दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, केवल और केवल टेम्परेचर के फैक्टर से वेरी करते हैं। Kp और Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो केवल टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। अगर ध्यान से सुन लेना, अब इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, इसकी सबसे बेसिक और सबसे जानदार चीज जो इस चैप्टर की है वो बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है, तब तक उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kp और Kc वेरी नहीं करते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं। उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। अगर कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन है A गिव्स B, अगर मैंने टेम्परेचर इसका लिया 300 केल्विन, ठीक है, इस रिएक्शन को मैं इस टेम्परेचर पे देख रहा हूं, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैंने कहा K है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K1। जब तक मैं इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई वेरिएशन नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना हमने लिया है जिस टेम्परेचर पे। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स काम करते केवल टेम्परेचर पे। लेकिन अपोजिट केस चलो, अपोजिट केस दैट इज मैंने बोला Kx और Kn नहीं होते हैं, दैट मीन्स
ये टेम्परेचर के अलावा और फैक्टर्स पे भी वेरी करते हैं, और फैक्टर्स पे वेरी करने के लिए ये दूसरे में चेंज हो जाते हैं, और जब ये चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब इनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हमेशा वही रिएक्शन करते हैं, वही पार्ट पढ़ते हैं, पूरी रिएक्शन में क्लोज्ड कंटेनर बोलेंगे। जो भी क्वेश्चन बात करेंगे क्लोज कंटेनर की बात करेंगे। दूसरा, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट लेके चलेंगे, उसी जगह पे हम इस रिएक्शंस को पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ते हैं। और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। कैसे होता है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें। क्लियर पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट ध्यान से सुन लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम लिख सकते हैं बहुत तरीके से, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो ओवरऑल जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं वो ये दो होते हैं, Kp एंड Kc। क्यों होते हैं, किस तरीके से होते हैं उसको भी हम मेंशन करते हैं। देखो ध्यान से, अगर यदि मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी एक आइडियल गैस इक्वेशन है, कोई भी एक आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। आपको भी इक्वेशन बहुत अच्छे से पता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT होती है। अगर यदि मैंने यहाँ से प्रेशर को लिखा दैट इज P, वॉल्यूम को उठाया इसके डिवाइड में दैट इज N/V इंटू R इंटू T। अगर मेरे पास मैं ये कह रहा हूँ R तो मेरा कांस्टेंट होता ही है, बिल्कुल होता है, R तो गैसेस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा। T मेरा कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, वो भी हम अज्यूम करते हैं कि भाई टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। और आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर ही नहीं रहे, तो वॉल्यूम, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन के। दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, और जब प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स जो गैसियस के हैं, तो गैस के तो मैं कंसंट्रेशन लेता नहीं हूँ इतनी जल्दी, गैस की तो मैं क्या लेता हूँ, क्या लेते हैं गैस के, प्रेशर्स। और अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो मेरे एक्वस कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन इंडिकेट करनी पड़ती है। वहाँ पे मुझे आयंस में भी गैसियस के लिए कंसंट्रेशन भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डेल्टा एनजी निकालना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो उसको मेंशन करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए Kp और Kc, पहला पॉइंट नोट कर लेना इस चीज को, Kp और Kc दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन Kx एंड Kn इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होते हैं, मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया? याद रखना है, यादों में होते हैं लेकिन इनको एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स नहीं बोलते हैं। पहला पॉइंट तो था ये। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, सारी रिएक्शंस क्लोज्ड कंटेनर में होती है, बिल्कुल होती है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इक्विलिब्रियम वेरी करेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो बात बोल दी, इसी से हमारे पास में 3-4 कंक्लूजन्स दिए हमें, 3-4 पॉइंट्स बताए हमें, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमें 3-4 पॉइंट्स बताए, डिफाइन किए हमें कि सुनो मेरी बात। पहला पॉइंट ये बोला, अगर कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन लिखते हैं A दैट इज गिव्स B, मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, वो मैंने लिखी A से B पे जा रही है। ध्यान से समझना अब इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं किसी भी एक रिएक्शन को लिखता हूं तो फर्स्ट रूल हमारा सुन लो। पहला रूल ये है, अगर मैं किसी भी रिएक्शन को लिखूं और किसी भी टेम्परेचर पे दैट इज T मेरा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K1 या K के बराबर है, दैट इज K1 के बराबर है, ठीक है। अगर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, रिएक्शन मेरी ये है, टेम्परेचर मेरा यही है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूं, पहला पॉइंट,
अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करने का मतलब है मैंने अपोजिट कर दिया, जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट बना दिया, तो मैं इसको लिख दूंगा बी से ए पे चले गए हम, बी से ए पे चले गए। मैंने क्या किया है, रिएक्शन को रिवर्स किया है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और रिएक्शन को रिवर्स कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ए से बी पे गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, मैंने अपोजिट कर दिया तो बी से ए पे आ गए, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने एक चीज़ तो बोल ली है, रिएक्शन अगर वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर रिवर्स कर दिया तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड में चला जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। समझ लो, ध्यान से समझ लो क्या रूल्स दिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर रिवर्स कर देते हैं रिएक्शन को तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, चला जाएगा, 1/K1 होगा। फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, 1/K1। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे मैं एक रिएक्शन बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ध्यान से सुनना, N2 + 3H2 gives NH3 2NH3 2NH3 NH3 है। मैंने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। तो बताओ, टेम्परेचर है मेरा 300 केल्विन, बिल्कुल है 300 केल्विन है। अगर यदि मेरी रिएक्शन है 2NH3 gives N2 + 3H2, तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये बताओ। किसी ने आपसे पूछ लिया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, रिएक्शन देखो, ऊपर वाली रिएक्शन है इस डायरेक्शन में, इधर जा रही है, और नीचे वाली बिल्कुल अपोजिट है, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया तो दैट मीन्स K = 1/K1। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K1। क्लियर हो गया पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का। चलो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, दूसरा पॉइंट उन्होंने समझाया कि अगर मेरी रिएक्शन तो ये है, बिल्कुल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ए रिएक्शन है वो जा रही है बी पे, सी रिएक्शन है वो जा रही है डी पे। मान लेते मेरी दो रिएक्शंस हैं, एक दैट इज K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। जो भी टेम्परेचर लिया हमने वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक बात को ध्यान रख लेना, टेम्परेचर कांस्टेंट ही होना चाहिए, टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने दो रिएक्शन ली, A से B और C से D। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूँ, ऐड किया, मैंने रिएक्शन ली, रिएक्शंस को ऐड किया। ऐड करने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं, A + C गिव्स क्या देंगे, तो हम कहेंगे B + D। ये बनेगा, कह देगा कैलकुलेट करो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। कैलकुलेट कीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। आपको कह दिया दो रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शंस है, कौन कौन सी, A gives B, C gives D। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बोल दिया जब दो रिएक्शंस को मैंने ऐड किया तो इसका क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ये बताओ, ये बताओ, बोलो क्या होगा। तो हम जब भी ये करेंगे, दो रिएक्शंस को आपस में ऐड कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर दो रिएक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस रिएक्शन का दैट इज K किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू K1 × K2, इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक रिएक्शन लिखी, मैंने कहा A gives B, C gives D, और मुझसे पूछ लिया A + C gives D, B + D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दैट इज 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दैट इज 10। बताओ K3 की वैल्यू क्या होगी, K3 किसके बराबर होगा। तो हमने बोला अरे देखो दोनों रिएक्शंस ऐड हैं, दोनों रिएक्शंस एक दूसरे से एडिशन हुआ है, दोनों को एक दूसरे में ऐड किया है, और ऐड किया तो इसका मतलब दैट इज K3 बराबर होता है, ऐड कर रहे हैं तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 10 × 10 दैट इज
100 हो गया या नहीं, तो 100 के बराबर आ जाएगा। सिंपल है, खेल खत्म। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। तो उन्होंने दूसरा रूल ये दिया, अगर मेरी रिएक्शन जिसके अंदर दो रिएक्शंस को आपस में हमने ऐड किए हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के साथ में वेरी करेंगे, और वो वेरी कैसे करेंगे, जो तीसरी रिएक्शन उनके एडिशन से बन के आएगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया पॉइंट था। चलो तीसरा पॉइंट उन्होंने इसी से रिलेटेड दिया, और तीसरा पॉइंट में क्या डिफाइन किया, तीसरे पॉइंट में डिफाइन किया, अगर मान लेते मेरी कोई भी एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी। हम बहुत बार ये देखते हैं कि रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी एक रिएक्शन को कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा एक रिएक्शन मेरी ये है, दैट इज ए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ठीक है, ठीक है। मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी रिएक्शन पहले तो ये थी, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, दैट इज Na गिव्स Nb, ये बनेगी। भैया अगर रिएक्शन मेरी ये है, मैंने इसको n से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास ये रिएक्शन ये बनेगी। अगर यदि मेरी रिएक्शन ये बन रही है और मुझे कैलकुलेट करवा ले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिफाइन करो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये पूछ ले। तो जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर होगा जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, वो नंबर उसकी पावर में चला जाता है, और K होगा दैट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कांस्टेंट। ये बात नहीं बोलनी है, टेम्परेचर वेरी नहीं हुआ अभी तक, टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है, पहले भी कांस्टेंट था। तो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K किसके बराबर होगा, K1 की होल रेज टू द पावर n के बराबर हो जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर उसके पावर में चला जाएगा, और उसके पावर में चला गया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई ना करके मैं डिवाइड कर रहा हूं, मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने का मतलब क्या है, मैंने कहा इस रिएक्शन को मैंने डिवाइड किया n से, n नंबर से डिवाइड किया, n नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास रिएक्शन क्या हो गई, 1/Na गिव्स इक्विलिब्रियम 1/Nb। सिंपल है भाई, डिवाइड कर रहे हैं तो 1/n आ जाएगा। और अगर 1/n आ गया तो हमने क्या बोला भाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब नंबर तो 1/n है ना, 1/n से डिवाइड किए, तो 1/n से हमने क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, दैट इज K इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, K1 तो है ही, इसकी पावर 1/n के बराबर। तो हमारे पास ये 3 रूल्स दिए, और इन 3 रूल्स के बेसिस पे उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सिखाया हमें, कि किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, 10 रिएक्शन दे दे, 50 दे दे, 1000 दे दे, कितनी भी दे दे, और कहते हैं उनका कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उनसे निकलने वाली फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं, कैसे, देखो अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे ही आप बताना मुझे क्या क्या होगा, ठीक है। तीनों रूल्स मैं उसमें ऐड करके दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक छोटी सी रिएक्शन दी, मैंने कहा A गिव्स B, ध्यान से समझना इस चीज़ को। मेरे पास ये रिएक्शन है जिसका K1 है, K1 K है वो K1 के बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। दूसरी मेरी रिएक्शन है दैट इज C गिव्स D, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इस रिएक्शन में मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, और क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, मैंने कहा A+2D, ध्यान से समझना, A+2D गिव्स B+2C। कैलकुलेट कीजिए K3 की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट K3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। मुझे ये 2 रिएक्शंस दे दी,
टेम्परेचर इनका कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, अभी भी उतना ही है जितना पहले था। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को कर रहे हैं। इसमें मेरे पास में ये बोला A गिव्स B K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C गिव्स D इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, और मेरे पास इन दोनों से मैंने एक रिएक्शन बनाई और वो ये बनाई है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं। चलते हैं कैलकुलेट करने। मैंने सबसे पहले जब भी आपको रिएक्शन देखनी है तो उसमें आप ये देखो कौन सा रिएक्टेंट किधर है, कौन सा प्रोडक्ट किधर है। पहला काम क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज देखनी है। देखो सबसे पहली इक्वेशन पे आ जाओ, A इधर है जो मुझे इसमें चाहिए, वो भी यहाँ पे है, यहाँ पे ये किधर है, रिएक्टेंट साइड में ही है। दैट मीन्स रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया गया, ये रिएक्शन अभी भी वैसी ही है, अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। चलो बहुत अच्छी बात है। A गिव्स B, बिल्कुल यही रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या किसी से मल्टीप्लाई किया है? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया तो मेरा अभी भी वैसा ही है। पक्का? इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप पे मैंने कहा A और B तो खत्म हो गए, इनको तो हटा दिया। अब देखा C तो मेरा रिएक्टेंट में था, अब तो वो प्रोडक्ट में जा चुका है, और यहाँ पे D जो प्रोडक्ट में था वो रिएक्टेंट में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मेरी दूसरी रिएक्शन है उसमें खेल खेला गया है, और वो खेल क्या खेला गया है? वो रिएक्शन रिवर्स कर रखी है। देखो ध्यान से, D और D को C के साथ में रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले तो रिएक्शन को रिवर्स किया है, पहले रिएक्शन को रिवर्स किया है, और रिएक्शन को रिवर्स किया है तो मैंने D और C में कन्वर्ट कर दिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है वो आप जानते हो, देख के आए हो। अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K2 हो जाता है, 1/K2 हो जाता है, तो मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K2 कर दिया। तीसरा स्टेप, अब मैं देख रहा हूं D के सामने कोई नंबर भी लिखा है। अरे D के सामने नंबर भी लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी किया है, और इसको मल्टीप्लाई जो किया है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है। और मैंने बोला अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर में चला जाता है। दैट मीन्स इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा कि पावर 2 हो जाएगा, 1/K2 की पावर 2। और इन दोनों को मैंने ऐड किया है, इन दोनों को वापस ऐड कर देंगे, वापस ऐड करेंगे तो A + 2D गिव्स क्या बनेगा? B + 2C। देखो वही रिएक्शन आ रही है जो हमने देखी थी, जो हमें गिवन थी, और गिवन है तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? दो रिएक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इन दोनों को, अब इनको भूल जाओ, अब इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। यहाँ से देखो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं, और जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देते हैं। K1 × 1/K2 की होल रेज़ टू द पावर 2, और दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन K3, दैट इज इक्वल्स टू K1/K2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं बचा होगा? पक्का? एक रिएक्शन मैं आपके लिए देता हूं जो आपको करके दिखानी है, और कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करना है कि हाँ ये रिएक्शन मेरी ऐसी थी और हमने इसमें ये चेंज किए। क्लियर है? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखिए, दोबारा से देखिए, और क्वेश्चन पे अप्लाई करने हैं, सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है? मैं 3 रिएक्शंस दे रहा हूँ, चौथी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। जैसे मैंने कहा A गिव्स B, ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। दूसरी रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज C gives D, that is K2। ठीक है? तीसरी रिएक्शन E gives F, that is K3। ठीक है? इसके बाद हमने इन तीनों रिएक्शन से, इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और इन तीनों रिएक्शंस के कंबाइन करने से हमने एक नई रिएक्शन बनाई, इनसे एक नई फॉर्मेशन की, और वो फॉर्मेशन ये की कि B
दैट इज 2b प्लस अब ध्यान से सुन लेना 1/2c b 2b प्लस 1/2c प्लस e gives equilibrium constant और that is 2a plus 1/2d plus f। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखानी है और मुझे बताना है कि क्या आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए, पता होना चाहिए। सभी रूल्स अप्लाई कीजिए और फाइंड करके देखिए कि क्या होता है, किस तरीके से हम इनकी वैल्यू को चेंज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बता देंगे किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा। तो अब हम चलते हैं इसी से नेक्स्ट पॉइंट पे, और उन्होंने एक रिलेशन दिया हमें, और वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत काम का रिलेशन दिया। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास दो थे, कौन कौन से, दैट इज Kp और Kc। इन दोनों के बारे में हमें एक रिलेशन दिया कि ड्राइव कीजिए रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत अच्छे से भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बोला कि Kp और Kc के बीच में रिलेशन दीजिए, तो हमने कहा अभी निकाल देते हैं, इसमें कोई फर्क वाली बात थोड़ी है। Kp हमने एक रिएक्शन लिखी A गिव्स, छोटी सी एक रिएक्शन लिख लेते हैं B। मान लेते हैं सारे के सारे गैसियस कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर A और B दोनों के दोनों गैसियस कंपोनेंट है, A भी गैस है B भी गैस है। ठीक है, अब इन दोनों को लिखने की कोशिश करते हैं। इनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। भाई अगर यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो मेरे को एक बात पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या कहती है कि मान लेते हैं इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, इसका B है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो A और B मेरा प्रोडक्ट है, चलो B मेरा प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय A मेरा रिएक्टेंट है, बिल्कुल A मेरा रिएक्टेंट है। इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स B हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स A हैं, यही होते हैं। ये मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा किसी भी लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके, जो हमने कल पढ़ा था वहां से। ठीक है, क्लियर है। लेकिन मुझे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्योंकि गैस दे रखे तो प्रेशर के टर्म में लिखने हैं, तो प्रेशर के टर्म में लिख लेते हैं। प्रेशर दैट इज Kp दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, दैट इज B, मतलब प्रेशर ऑफ B इंटू पावर A, सॉरी B है तो पावर B, इधर नीचे आ गया प्रेशर ऑफ A दैट इज A। ये मैंने मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि मेरे पास गैस है तो मैं ऑब्वियस सी बात है इसको ऐसा मान के चलूंगा कि ये मेरी आइडियल गैस है, और आइडियल गैस है तो दैट इज PV इक्वल्स टू nRT होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है। मुझे तो प्रेशर दे रखा है, प्रेशर को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू N/V इंटू R इंटू T होता है, और प्रेशर को मैं चेंज कर देता हूँ तो प्रेशर बन जाएगा कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। ये बनेगा प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, N/V कंसंट्रेशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कंसंट्रेशन इंटू RT। और क्योंकि अब मेरे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है, A और B है, तो मैं अब इनमें वैल्यू रख लेता हूँ। PA है तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू R इंटू T, क्योंकि R भी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, R भी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंट है, तो मैंने ये रख दिया। अगर मान लो मेरा B के लिए ले रहा हूँ तो PB दैट इज इक्वल्स टू CB इंटू R इंटू T। PA किसके बराबर, CA इंटू RT के बराबर, PB किसके बराबर, CB इंटू RT के बराबर। क्या हम इनकी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ से पुट कर सकते हैं इनमें, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इन दोनों में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मैंने PB की वैल्यू क्या आ गई, CB इंटू R इंटू T की पावर B डिवाइडेड बाय, आ जाओ इधर,
कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी की पावर ए, यही बनेगा। चलो अगर यदि यही बनेगा तो मैं इनको ऐसे लिखता हूँ, सी बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी डिवाइडेड बाय, भाई पावर है तो पावर तो सभी से मल्टीप्लाई होती है, सभी की होती है, तो सी बी की पावर आर टी की पावर बी। ऐसा ही सेम का मैंने यहाँ पे कर दिया, सी ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर बी, ए ये लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ, सी बी अपॉन सी ए। देखो ध्यान से, यही तो बन रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको कंसंट्रेशन के सी की टर्म में लिखूंगा तो ये यही तो बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर बी, यही तो बनेगा के सी। और देखो ध्यान से, ये के सी तो बन रहा है, तो के पी दैट इज इक्वल्स टू के सी तो बन गया। आर टी दोनों कांस्टेंट है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। बेस सेम है, पावर ऐड करो तो बेस सेम है तो पावर ऐड, और ये तो दोनों डिविजिबल है तो b माइनस ए बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर यदि ये b माइनस ए बना तो मैं यहाँ से अब एक चीज़ लिख सकता हूँ, और वो क्या, दैट इज के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी। और कल ही आपने देखा है कि जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, प्रोडक्ट के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करते हैं, तो इनको हम गैसियस कंपोनेंट ले रहे हैं तो डेल्टा एन जी से दिखा देते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। और उसमें क्या बोल दिया कि ये जो डेल्टा एन जी है, सारे का सारा के पी और के सी दोनों के दोनों डिपेंड करेंगे पूरी तरीके से डेल्टा एन जी पे। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाएंगे ना, उसमें यही पूछेंगे के पी और के सी बराबर हैं, छोटा होगा, बड़ा होगा, कब होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। डेल्टा एन जी, देखो सारी वैल्यू के पी और के सी की किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा एन जी पे। कैसे, देखो डेल्टा एन जी दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी की भी पावर 0 है तो देखो 1 होगा तो उस केस में के पी और के सी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा है, ये हम तो पढ़ते आए हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है और उसके अंदर मुझे ये दे दिया डेल्टा एन जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो डेल्टा एन जी अगर 0 है तो के पी और के सी बराबर होंगे। अगर डेल्टा एन जी दैट इज ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक से ज़्यादा है तो के सी की वैल्यू किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है, और मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या होगा, के पी ग्रेटर देन के सी होगा। उस केस में के पी ग्रेटर देन के सी होगा, पक्का होगा। अच्छा, तीसरा और पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेल्टा एन जी लेस देन 0, तो बताना है के पी एंड के सी में क्या रिलेशन होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, इसका भी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। समझ में आया या नहीं आया ये भी लिखना है, पक्का। तो हमारे पास केपी और केसी के बीच में 3 रिलेशंस दिए उन्होंने। अगर मेरा डेल्टा एनजी की वैल्यू, सारी चीज़ें डेल्टा एनजी के ऊपर डिपेंड करती हैं, डेल्टा एनजी बड़ा, डेल्टा एनजी छोटा, डेल्टा एनजी 0, किस तरीके से केपी और केसी रिलेशन वेरी करते हैं, किस तरीके से रिलेशन उनमें होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको मैंने आपको ड्राइव कर दिया है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम रिएक्शंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चंस ही बनते हैं। क्वेश्चंस को करना सीख गए तो इक्विलिब्रियम को अच्छे से सीख गए। ठीक है, तो पहले इनको अप्लाई करके देखो, सारे रूल्स अप्लाई करो। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और साथ में कोई भी डाउट जो आपका बचता है उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, क्लियर है। और अगर यदि हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो सभी तक शेयर करोगे, ताकि जिनको ज़रूरत है, जिन तक आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, उन सभी तक भी कंटेंट पहुँचे।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।